जय हिंद दोस्तों। स्टडी 07 के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं वीडियो। पॉलिटी के इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राज्यसभा। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लासेज में देखा था संसद। क्या देखा था? संसद। और संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक आपने देखा था राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा, ठीक है, उसके बाद होते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो हम आज देखने वाले हैं राज्यसभा, फिर लोकसभा देखेंगे, राष्ट्रपति अपन देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा सबसे पहले कब आता है अस्तित्व में। तो आपको याद होगा एक बार आया था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद आया था 1919। तो जो राज्यसभा का स्वरूप आज हम देखते हैं, इसका अस्तित्व आया हुआ है कब? 1919 में। ठीक है, 1919 में आप ये देख सकते हैं राज्यसभा का जो ऑफिशियल पेज है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे, उसके अनुसार इसका सृजन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये जो राज्यसभा का जो सृजन है, एग्जिस्टेंस है, ये आता है 1919 से हमारे संविधान में। अब देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वही होते हैं सभापति किसके? राज्यसभा के। ठीक है, वही सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से लोग रहे हैं उपसभापति, सॉरी, सभापति हमारे राज्यसभा के। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से समझ लो। देखो, दो हाउस होता है, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। कोई सा भी बिल कहीं पर भी इनिशिएट किया जा सकता है, कोई सा भी जो कानून बनाने का प्रावधान होता है, दोनों हाउस में से कहीं पर भी आ जा सकता है। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो यहाँ से इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यहाँ से भी पास करवाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में ये बिल आया हुआ है तो इसको लोकसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होने के बाद इनको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति का सील साइन होने के बाद वो अधिनियम बन जाता है। कोई सा भी बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर दोबारा भी वही बने, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जी, उसके बाद आते हैं बी डी जत्ती, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, श्री आर के नारायण, श्रीकांत, भैरव सिंह शेखावत और श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। और वर्तमान में जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, उनका नाम है श्री एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी भी हैं। इनका यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बस नाम याद रख लेना कि ये सब क्या हैं? उपसभापति हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, या जिसको पदेन बोलते हैं, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सदस्य अध्यक्ष भी होते हैं, या पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, पदेन का मतलब क्या होता है? जो भी व्यक्ति इस पद पर बना होगा, उपराष्ट्रपति के पद पर, उसको ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे क्या? सभापति राज्यसभा का। तो इसका ये मतलब होता है। अब चलिए डिटेल में हम देख लेते हैं राज्यसभा का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो देखो, दो हाउस होता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को, तो अपर हाउस कौन सा बच गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसका नाम क्या है? राज्यसभा। तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये भारत के संघ राज्यों, मतलब जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जो भारत के राज्य हैं, और यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का। ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और हमारे राज्य, सबका प्रतिनिधित्व करता है। इसका नाम ही क्या है? राज्य सभा। ठीक है, तो सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक स्थायी सदन है। इंग्लैंड में क्या होता है? एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये अपना राज्यसभा है, ये कभी भंग नहीं होता। और जो अपना लोकसभा होता है ना, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, और ये स्थायी है, मतलब कभी भी ये डिजॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होता। उसके बाद अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि 250 सदस्यों द्वारा क्या बनेगा? राज्यसभा। यह मैक्सिमम है दोस्तों, आज के समय जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो 245 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होंगे? 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे, 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होंगे। ठीक है, तो 245 में जो 12 लोग हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे बिना किसी इलेक्शन के। और ये किस फील्ड से होंगे? ये हो सकते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, है ना, सोशल सर्विस, एट्सेट्रा। जैसे सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स में से मिल गया है, पहले नहीं मिलता था।
तो आदि मैंने लिख दिया यहाँ पर। हालांकि जो हमारा संविधान है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, साहित्य साहित्य विज्ञान कॉमा छूट गया है, कला या समाज सेवा, ये 4 चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद आदि लगाना यहाँ पर आवश्यक हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब 12 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 238। तो जो 12 तो राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट कर दिया, जो बचे हुए 238 सदस्य हैं इनका चुनाव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या कितनी है, मतलब इतने सीटें हैं पूरे हमारे देश के राज्यों में 245। तो 233 आएंगे चुन के, कहाँ से, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 कहाँ से, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे। अब देखो भारत में ये जो सीट है ना, जनसंख्या अपना राज्यसभा की सीट, इसका आवंटन कैसे होता है, पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके लिए प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखो ये किस है, किस आधार पर है, तो पॉपुलेशन के आधार पर है। हर राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है तो सीट भी अलग अलग होंगी। अब चलिए बाकी फैक्ट देख लेते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। लोकसभा वालों का होता है प्रत्यक्ष से, लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, अब देखो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत के अनुसार किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था उस समय इस मेथड को समझा था। ठीक है ना, प्रीफरेंसेबल वोट, मतलब एक ही वोट से आप कई लोगों को प्राथमिकता दे सकते हो, उस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, अब देखो ये तो किसका है, राज्य का, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, जो भी संसद भी कानून बनाए सिलेक्शन का वहाँ के सदस्यों का, तो वैसा काम करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो राज्यों में हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर किसका शासन है, केंद्र का, तो केंद्र जो भी कानून बनाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उसी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। अब देखो राज्यसभा में अब तक क्या था, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्जा प्राप्त था वोटिंग करने का। राज्यसभा इलेक्शन में दो दो सीट, मतलब 2 यूटी को सीट मिला था, है ना। कौन कौन से थे, 2 संघराज्य क्षेत्र, एक था एनआरसी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और पौंडीचेरी। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर 2019 इसको क्या हो गया है, इसको हमारे यहाँ 2 नए राज्य बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 2 नए राज्य बने हैं, एक तो बना है JNK और लद्दाख अलग हो गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो अपना जम्मू कश्मीर है इसको 4 सीटें दी गई है राज्यसभा में, किसको, लद्दाख को कोई सीट नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लद्दाख के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर को यह सुविधा दी गई है 4 सीट, तो 4 नई सीटें ऐड हुई है राज्यसभा में, किसके, तो जम्मू कश्मीर के हुए हैं। ठीक है, तो अब 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं जो क्या कर, जहाँ के रिप्रेजेंटेशन में है, कहाँ पर, राज्यसभा में। ठीक है, केवल राज्यों में ही होता था, केंद्र शासित प्रदेश में केवल 3, कौन कौन सा, पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 3 हो गया। जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से आप ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट एक बार सीट देख लो, किस राज्य की कितनी सीटें हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 7, आंध्र प्रदेश 11, यूपी 31, उत्तराखंड 3, उड़ीसा का 10 है, कर्नाटक का 12 है। ठीक है, कर्नाटक का 12 है। सिमिलरली केरला में कितने हैं, 9 सीट है, गुजरात 11, गोवा 1, छत्तीसगढ़ 5, जम्मू कश्मीर 4। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद झारखंड का देख लेते हैं, झारखंड में कितने हैं, 6, तमिलनाडु 18, त्रिपुरा 1, तेलंगाना 7। उसके बाद नागालैंड में कितनी सीटें हैं, 1 है ना। उसके बाद आगे चलिए, ये तो नॉमिनेटेड वाला है राष्ट्रपति के द्वारा, ये यहाँ पर नाम निर्देशित लिखा हुआ है नॉमिनेशन, तो ये राष्ट्रपति वाला है। पंजाब में 7 है, पौंडीचेरी में 1 है, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार 16, मेघालय 1, मणिपुर 1, मध्य प्रदेश का 11 है। ठीक है, जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं इसको याद रख लेना, अपने यहाँ कितना है, 11 सीट है रिजर्व, राज्यसभा सीट है 11। ठीक है, महाराष्ट्र में 10, सॉरी महाराष्ट्र में 19 है, फिर मिजोरम 1, राजस्थान 10, NRC 3, सिक्किम 1, हरियाणा 5, हिमाचल 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
हमारे पास टोटल जो मतलब नंबर ऑफ़ सीट है वो कितना है, 245। मैक्सिमम हो सकता है 250, लेकिन हमारे अभी अभी कितना है अपने पास, 245 राज्यों को आवंटित है। और इसमें भी डेफिशिएंसी है, अपने यहाँ 225 लोग पोस्टेड है केवल। ठीक है, तो कुछ डिफिशियंसी है अपने यहाँ। कितनी डिफिशियंसी है, 20 डिफिशियंसी है। दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की। ठीक है, तो दो लोग होते हैं, एक सभापति महोदय, एक उपसभापति। ये दो क्या है, मोस्ट ऑनरेबल मतलब ऑन द चेयर, पीठासीन अधिकारी को ऑन द चेयर ऑफिसर कहते हैं। तो ये दो प्रमुख अधिकारी हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। ऐसे जैसे कि लोकसभा वगैरह में इम्पीचमेंट लाया जाता है, वैसा इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो उपराष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति पद से भी हट जाएंगे। ठीक है, आप देख चुके हो इन सब चीज़ों को कि कौन कौन बने थे। उसके बाद जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं रह सकता। ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो राष्ट्रपति की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय ये क्या करेंगे, जो राज्यसभा का सभापति का पद है वो छोड़ देंगे उतने समय के लिए। ठीक है, फिर उपसभापति महोदय जो होंगे वो इनका काम करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, संसद के पीठासीन अधिकारी के रूप में उसकी शक्ति उसकी शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती है, लेकिन उसके पास दो अधिकार नहीं होता। एक तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा, ये कौन तय कर सकता है, केवल लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये अधिकार नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108 108, इसके अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी ये नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, राज्यसभा के सभापति। ये भी अधिकार केवल किसको है, लोकसभा के स्पीकर को है, सभापति को है। ठीक है, एक बात और याद रख लेना दोस्तों की जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। दोस्तों राज्यसभा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। जो फैक्ट छूट गए हैं या जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे अलग से कवर किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हमेशा याद रख लेना, ये कभी भंग नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और सेम टाइम इतने लोग चुन भी लिए जाते हैं, आगे मैंने कवर किया होगा। ठीक है, तो याद रख लेना, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवा मुक्त हो जाते हैं और फिर नए लोग आ जाते हैं। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी भंग नहीं होता। लोकसभा में क्या होता है, 5 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं, नए लोग आ जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1/3 निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, और ये क्रिया अनवरत चलती रहती है। दिस इज़ वाई ये क्या है, परमानेंट हाउस है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होती। अब देखो, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति जी को है। 12 लोगों को ये नॉमिनेट करते हैं। प्रथम महिला सचिव कौन थी राज्यसभा की, इनका नाम था VS रमा देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बैठक कब हुआ था, मतलब पहली बार गठन कब हुआ था, बैठक नहीं, पहली बार गठन कब हुआ था, तो ये गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार राज्यसभा फॉर्म हुई थी 3 अप्रैल 1952। और जो पहली सीटिंग, पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई है, ये हुई है 10 दिन बाद, 13 मई, सॉरी 1 महीने 10 दिन बाद, 13 मई 1952। ठीक है ना, 13 मई 1952 को पहले बैठक हुई थी। उसके बाद देखो, जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का संचालन कौन करेंगे, उपसभापति। मान लो कि जो सभापति हैं ये उपराष्ट्रपति भी होते हैं और कभी कभार राष्ट्रपति की ड्यूटी करनी होती है, तो उस समय उपसभापति लोग इनका चार्ज लेंगे। आगे देख लो, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, ऑफकोर्स निर्वाचन आयोग करेंगे। कौन करेंगे, निर्वाचन आयोग। आई टोल्ड यू अर्लियर की 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो प्रत्येक 2 साल में क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं इन सदस्यों को दोबारा से भरने के लिए। ठीक है, जो लोग रिटायर होते हैं। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है, जब विशेष बहुमत से 2/3 लोग वोट करें। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, 3 सूचियाँ होती है, एक होता है केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, एक होता है राज्य सूची, ठीक है, और एक होता है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है ना, एक होता है कनकरेंट लिस्ट, जिसको कि हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र
सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो राज्य सूची है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी कानून बना सकती है कौन? केंद्र सरकार। उसके ऊपर भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। अब देखो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? राज्यसभा में। तो मान लो कि किसी राज्य के लिए कानून बनाना परम आवश्यक है, तो राज्यसभा उस बिल को, उस विधेयक को 2/3 बहुमत से, जिसको विशेष बहुमत कहते हैं, पास करके कानून बना सकती है किसी राज्य के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देखो भारत में क्या है? संघवाद है, फेडरलिज्म है। संघ का मतलब होता है केंद्र और राज्यों का सह अस्तित्व, केंद्र हमेशा टॉप पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र के लिए कानून बना दे, लेकिन केंद्र सरकार कुछ सिचुएशंस में कानून बना सकती है राज्य के लिए, बशर्ते उसको 2/3 बहुमत से केवल राज्यसभा में पास करवाया जाए, ठीक है। दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग प्रॉपरली इसके नोट्स ज़रूर बनाना। जय हिंद क्लास।